हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। बिजनेस स्टैटिक्स में मैं एमसीक्यू सॉल्व करवा रही थी। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस डाली हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसकी एक अलग प्लेलिस्ट मैंने बना ली है जहाँ पर आप आसानी से सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा भी अगर आप किसी और सब्जेक्ट पर वीडियोज़ चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका, स्टैंडर्ड डिविएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। मानक विचलन की गणना किस आधार पर की जाती है? मीन, मीडियन, मोड या फिर नन ऑफ द अबव। तो मानक विचलन क्या होता है? प्रभाव विचलन को ही मानक विचलन भी कहते हैं, कंफ्यूज ना होइएगा। तो यहाँ पर जब स्टैंडर्ड डिविएशन हम निकालते हैं तो किसके बेसिस पे निकालते हैं? तो आपको याद होगा जो मीन डिविएशन होता है उसको हम निकालते हैं मीडियन के बेसिस पर, लेकिन जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है उसे सिर्फ हम निकालते हैं मीन के बेसिस पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द स्टैंडर्ड डिविएशन इज 4, द नंबर ऑफ टर्म्स इज 10 एंड द सम ऑफ द टर्म्स इज 160, देन द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ डिविएशन विल बी। यदि मानक विचलन 4 हो, पदों की संख्या 10 हो तथा पदों का योग 160 हो तो विचलन गुणांक का मान होगा 20%, 35%, 25%, 16%। जब मैं आपको स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा परसेंट में निकल आता है गुणांक। तो यहाँ पर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम मानक विचलन गुणांक का जो फार्मूला होता है क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन, फार्मूला रख लीजिए। उसके बाद अगर हमें परसेंटेज में निकालना है तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर आपका मानक विचलन प्रभाव विचलन दे रखा है 4, पदों की संख्या n है आपकी 10, सिग्मा x कितना है? पदों का योग जो कि कहते हैं 160। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए सिग्मा x अपॉन n हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16, ये हो जाएगा हमारा मीन। अब हम रखेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला अपना। उसके बाद हम 4/16 इंटू 100 कर देंगे, आ जाएगा हमारा निकल करके 25%। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फार्मूला फॉर द परसेंटाइल रेंजेस। शतमक परास का सूत्र है P90 माइनस P10, P50 माइनस P30, P75 माइनस P25 या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो जब आप लोग को रेंज पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया था कि परसेंटाइल क्या होता है, 100 बराबर भागों में किसी भी श्रेणी को बांटता है। तो यहाँ पर आपका परसेंटाइल रेंज का जो फार्मूला होगा वो होगा P90 माइनस P10। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज द परसेंटेज फॉर्म ऑफ। विचरण गुणांक प्रतिशत रूप है मीन डिविएशन का, क्वार्टाइल डिविएशन का, स्टैंडर्ड डिविएशन का या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपने इससे पहले के क्वेश्चन में ही निकाला है, तो वहाँ पर हमें माध्य के साथ मीन के साथ किसकी जरूरत पड़ी थी? माप विचलन की, यानी कि मानक विचलन की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, मानक विचलन। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, इफ़ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज 0.64, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यदि निर्धारण के गुणांक का मान 0.64 है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा? तो यहाँ पर आपको निर्धारण के गुणांक का मान दे रखा है, आपको क्या निकालना है? सहसंबंध गुणांक निकालना है। तो उसके लिए क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस में आपकी जो भी गुणांक की वैल्यू दे रखी हो उसका हम रूट निकाल देते हैं। तो यहाँ पर 0.64 का हम रूट निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा? 0.80। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडेक्स फॉर बेस पेयर इज ऑलवेज टेकन एज। आधार वर्ष के लिए सूचकांक सदैव लिया जाता है 0, 100, 200 या 1000। तो जो आपने इंडेक्स नंबर निकाला होगा तो वहाँ पर जो हम पहला जो लेते हैं तो आपका क्या हो जाता है? बेस ईयर 100। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ लास्ट पेयर्स index number is 121 and a partial index number is 144, then Fisher's index number is। यदि लास्ट पेयर है सूचकांक 121 तथा पार्शियल सूचकांक 144 हो तो फिशर का सूचकांक कितना होगा? 137.5, 213.5, 321 या 132। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको लास्ट पेयर और पार्शियल का दे रखा हो, आपको फिशर का निकालना हो तो क्या करते हैं, हम दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकाल लेते हैं तो हमारा फिशर का सूचकांक निकल आता है। तो यहाँ पर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका हम रूट निकाल लेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा? 132। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सूचकांक ज्यामितीय माध्य पर आधारित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन? लेस्पेरे का सूचकांक, फिशर का सूचकांक, पाशे का सूचकांक या फिर बाउले का सूचकांक? तो यहाँ पर जो आपका फिशर का सूचकांक होता है वो ज्यामितीय माध्य पर आधारित होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड, अनुसंधान संचालित किया जाता है पूछताछ के लिए, लेखा रिकॉर्ड की शुद्धता के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए या फिर संवैधानिक आवश्यकता के लिए? तो आपने अनुसंधान के लिए पढ़ा था कि पहला उसका जो स्टेप होता है वो यही होता है कि आपको उद्देश्य होना चाहिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए हम अनुसंधान का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडेक्स नंबर आर एक्सप्रेस्ड एज, निर्देशांक व्यक्त किए जाते हैं परसेंटेज में, रुपीज़ में या फिर केजी में या फिर नन ऑफ दीज? तो यहाँ पर जो आपने इंडेक्स नंबर जब निकाला होगा तो एक चीज़ आपने ध्यान दी होगी कि डिवाइड करने के बाद आप उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किस में चेंज हो जाता है? वो परसेंटेज में चेंज हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर ऑन करिएगा। किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।